two sources of light which continuously continuously emit light waves of same frequency, which continuously emit light waves of same frequency or wavelength with a zero or constant phase difference between them. With a zero or constant phase difference between them are called coherent sources. Are called coherent sources. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप कि two sources of light which do not emit light waves two sources of light which do not emit light waves with a constant phase difference are called with a constant phase difference are called incoherent sources. तो कोहेरेंट सोर्सेज वो हो गए जिनकी अगर मान लीजिए कोई लाइट की कोई दो सोर्सेज हैं, अगर उनकी लाइट वेव्स जो है वो पूरी तरीके से सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ की है, या फिर उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट मेंटेन्ड है, तो हम उनको कोहेरेंट सोर्सेज बोल देते हैं. इनकोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है? जिनमें लाइट वेव्स में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता. तब कहीं तो पाई है फेज डिफरेंस, कहीं पाई/2 है, कहीं पाई/3 है, तो उनको बोल देते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज. तो कहीं पर भी अजीब तरीके की मिक्सिंग लाइट की देखी जा सकती है इनकोहेरेंट में. उसके बाद इसके बाद आप लिखें नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस. हेडिंग डालेंगे नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस for the production of interference pattern. Need of coherent sources for the production of interference pattern. तो हमने इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला डिराइव करा था, नोट कीजिएगा. द रिजल्टेंट इंटेंसिटी of two monochromatic light waves is given as क्या था? I is equal to I1
plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi plus 2 under root I1 I2 cos phi. ठीक है, द लास्ट टर्म नोट कीजिएगा, the last term 2 under root I1 I2 cos phi, the last term 2 under root I1 I2 cos phi is called interference term. Is called interference term. Full stop. Is called interference term. Full stop. There are two possibilities. इसी पॉइंट पे लिखेंगे there are two possibilities. There are two possibilities. तो first possibility नोट कीजिएगा, if cos phi remains constant with time, if cos phi remains constant, if cos phi remains constant with time, if cos phi remains constant with time, comma, the total intensity at any point will be constant. The total intensity at any point will be constant. ठीक है, कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज में ये पूछा जाए या ना पूछा जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बनेगा तो पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये तो ये दो केसेस, ये दो पॉसिबिलिटीज जरूर मेंशन करनी है. ठीक है, तो क्या है, इफ cos phi remains constant with time, the total intensity at any point will be constant. टोटल इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी. क्यों? ये cos phi ही तो है जो सब कुछ चेंज करता रहता है, यही तो चेंज करता रहेगा सब कुछ. क्योंकि I1 क्या है, पहली वाली लाइट की इंटेंसिटी फिक्स रहने वाली है, और I2 क्या है, दूसरी वाली लाइट की इंटेंसिटी, ये भी फिक्स रहने वाली है. तो cos phi ही है एक अकेला रिस्पॉन्सिबल जो लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकता है. तो एट एनी पॉइंट द टोटल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी कांस्टेंट. The intensity will be maximum. The intensity will be maximum when cos phi is equal to +1 and it is given as I is equal to I1 plus I2 plus 2 अंडर रूट I1 I2 और cos phi की जगह आप डाल देंगे प्लस का 1. तो I इज इक्वल टू I1 को लिखेंगे अंडर रूट I1 का स्क्वायर, लिखा जा सकता है. I2 को लिखेंगे अंडर रूट I2 का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है. प्लस इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया. तो I विल बी इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. I विल बी इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. तो ये देखिएगा, ये सही लिखा हुआ है, काट रहा हूँ, ये मैं ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए लिख रहा हूँ. ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर हो गया अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी. ठीक है, सिमिलरली द इंटेंसिटी विल बी मिनिमम. Similarly, the intensity will be minimum when
cos phi इज इक्वल टू -1, जब cos phi की वैल्यू -1 के इक्वल होगी तो वो डालिएगा, एंड इट इज गिवन एज I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 into -1, तो I is equal to अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो -2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2, तो I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, मतलब ये हो गया ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारी मिनिमम इंटेंसिटी होती है, वो ऐसे निकाली जाएगी कोहेरेंट सोर्सेस। अब हम ये कहेंगे द सोर्सेस इन दीज केसेस आर कोहेरेंट, द सोर्सेस in these cases are coherent, coherent sources वो जहाँ पर cos phi कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे, cos phi यानी कि हमारा जो फेज है वो कांस्टेंट बना रहे, ठीक है, तो cos phi की एक फिक्स वैल्यू, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए बोला तो +1 और बहुत कम इंटेंसिटी के लिए बोला तो -1, ये हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, और सेकंड पॉसिबिलिटी नोट करें, सेकंड पॉसिबिलिटी है इसमें, इफ cos phi varies continuously with time, if cos phi varies continuously with time, assuming both positive and negative values, assuming both positive if cos phi varies continuously with time, assuming both positive and negative values, if cos phi varies continuously with time, assuming both positive and negative values, comma, then the average value of cos phi will be 0, then the average value of cos phi will be 0 over time interval of measurement, over a time interval of measurement, over a time interval of measurement, ठीक है। अब इसमें आप नेक्स्ट नोट करें, इसी पॉइंट में आगे लिखना है, देन इंटरफियरेंस टर्म एवरेजेस टू 0, देन इंटरफियरेंस टर्म कौन सी होती है, इंटरफियरेंस टर्म ये आपकी आखिरी वाली टर्म जो होती है, ये 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, क्योंकि cos phi की वैल्यू जो है ना बार बार चेंज होती रहेगी, वो चेंज होगी, वो किस तरीके से चेंज होगी, जब हमारा फेज डिफरेंस ही बार बार चेंज हो रहा है, यानी कि फाई बार बार चेंज हो रहा है, तो cos phi चेंज होगा, तो cos phi जो है वो वेव जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेगी, तो अगर cos की वैल्यू कहीं पर प्लस का 1/2 आ रही है तो अगले में माइनस का 1/2 भी आएगी, प्लस का √3/2 आ रही है तो माइनस का √3/2 भी आएगी, तो एवरेज जो है वो 0 हो जाएगा, तो cos phi का जो एवरेज वो अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई, इंटरफियरेंस टर्म लास्ट वाली, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास पहली और दूसरी, बस यही दोनों टर्म बचेगी, तो हम ये कहेंगे देन इंटरफियरेंस टर्म एवरेजेस टू 0, इंटरफियरेंस टर्म एवरेजेस टू 0, एवरेजेस टू 0 फुल स्टॉप, और उसके बाद आप लिखेंगे देयर विल बी सेम इंटेंसिटी
there will be same intensity there will be same intensity I is equal to I1 plus I2 at every point. There will be same intensity I is equal to I1 plus I2 at every point. And a general illumination on the observation screen and a general illumination on the observation screen is observed. General illumination on the observation screen is observed. Full stop. The two sources in this case are incoherent. The two sources in this case are incoherent. The two sources in this case are incoherent. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या है कि कार की हेडलाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ इनकोहेरेंट सोर्सेज की बात का मतलब है कि भाई आपका जो एंगल है वो एंगल सेम फेज में नहीं है। तो जब दोनों की दोनों लाइट सोर्सेज अगर वो सेम फेज में नहीं है, तो भाई फिर प्रॉब्लम क्या होगी? फिर प्रॉब्लम ये होगी कि एक जनरल तरीके का इल्यूमिनेशन आपको, एक जनरल तरीके की रोशनी आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो आपको दो छोटी लाइट से आपको जो आउटपुट है वो आउटपुट बहुत बड़ा मिल सकता है, या फिर दो बहुत बड़ी लाइट से आपको आउटपुट बहुत छोटा मिल सकता है। ठीक है, तो वो जो ब्राइट और डार्क पैचेस हैं, वो ब्राइट और डार्क पैचेस आपको कोहेरेंट सोर्सेज में ही मिलेंगे। कोहेरेंट का मतलब क्या है? कोहेरेंट का मतलब ये है कि दोनों सोर्सेज में कोऑर्डिनेशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूटर चलाते हैं तो स्कूटर में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। आप 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल चलाओ तो उसकी लाइट एक जैसी ही रहती है हमेशा, क्योंकि एक ही लाइट सोर्स है। लेकिन जब हम कार चलाते हैं तो कार में क्या होता है, कार की जो दोनों हेडलाइट्स हैं उन दोनों हेडलाइट्स का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए एक भी कार की हेडलाइट ख़राब हो गई तो फिर आपको रोशनी वैसी नहीं मिलेगी जैसी सड़क पर मिलनी चाहिए। या अगर मान लीजिए कार का एक्सीडेंट होता है मतलब हल्का फुल्का कहीं कुछ लग जाती है और वो आगे की हेडलाइट जो है वो थोड़ी बहुत डेविएट हो जाती है, तो इसका मतलब जो दोनों फेज में थी, दोनों सेम एंगल पर थी, वो एंगल ख़त्म हो गया। तो वो एंगल ख़त्म हो गया तो जैसे ही वो एंगल ख़त्म हुआ तो आप ये देखेंगे कि भाई अब रोशनी कुछ अच्छी सी नहीं लग रही है। हालांकि दोनों हेडलाइट्स जल रही हैं लेकिन रोशनी कुछ आपको प्रॉपरली मिल नहीं रही है, ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कभी भी स्कूटर की लाइट और कार की लाइट को कंपेयर करें, दोनों पर 12 वोल्ट लिखा रहता है, दोनों 12 वोल्ट की ही जो कंजम्पशन है दोनों की 12 वोल्ट की है। लेकिन उसके बावजूद भी पावर में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन इतना थोड़ी कि कार की लाइट बहुत दूर तक जाती है और स्कूटर की लाइट बहुत कम दूर तक जाती है। तो क्या है कि सेम जो लाइट बल्ब्स हैं वो कोई बहुत बड़े लाइट बल्ब्स नहीं है, लेकिन वो दोनों लाइट बल्ब्स का कोऑर्डिनेशन ऐसा कर रखा है कि आपको रोशनी ज़्यादा मिलती है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसकी दोनों के मिलने से। तो दोनों को अलग अलग भी अगर ऐड करेंगे तो भी उतना नहीं मिलेगा जितना इसकी हेल्प से मिल जाता है। किसकी हेल्प से? वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूँ मैं? बताइए, ऑनलाइन वाले बताएंगे? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक मिनट वेट करिए, कोई कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, चलो जी। इसके बाद अब नेक्स्ट नोट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है, जो आपके ब्राइट और डार्क जो पैचेस बन रहे हैं ना, उन पैचेस की विड्थ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी चौड़ाई के वो पैचेस बनेंगे, उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, डायग्राम भी बनेगा, है ना। हाँ हाँ बता दूँ, ये कोई फ़ोन कर रहा है। हेलो, हाँ जी, जी 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 सर। मैं करूँ सर, 10-15 मिनट देंगे प्लीज़, है ना, मैं अभी करता हूँ सर। चलिए, अब आप नोट करें एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरी हेडिंग है, हाँ हेडिंग अलग है। हाँ, ये अलग है, ये अलग है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा था, जिसमें हमने अलग अलग वो कर्व्स बनाए थे, तो वो जो है वो इतना टिपिकल डायग्राम ना बनाकर इसका डायग्राम थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान बनेगा। हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक सोर्स लगा देना है एस, और इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 स्लिट्स और लगानी है। इसको कहेंगे S1 और इसको कहेंगे S2, S1 और S2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा S1 और S2 दो स्लिट्स हो गई है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगा रहा हूँ सीधा, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। अब यहाँ से जो लाइट वेव्स निकलेंगी वो हमने वैसे ही जैसे यहाँ पर देखा था कि भाई एक क्रेस्ट आ गई, फिर ट्रफ आ गई, फिर क्रेस्ट आ गई, फिर ट्रफ आ गई, ठीक है। क्रेस्ट और ट्रफ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको जो है तो बड़ा कर देते हैं, फिर एक और क्रेस्ट आ गई। तो वो अब मैं उसको पूरा कंप्लीट बना नहीं पाऊंगा क्योंकि वो यहाँ पर मतलब उसको टच हो रहा है। तो ये इतना कर लेना है, इसके बाद आगे कोई टिपिकल डायग्राम नहीं बनाना। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि भाई हम ना ऐसा देखेंगे कि यहाँ से एक तो जो बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी, और इसको मैंने बोल दिया O, इसको O बोल दिया। फिर ये जो S1 है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, ऐसे ही जो S2 है यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए, और ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, ये दोनों का डिस्टेंस जो है ये D हो जाएगा, लेकिन इसको आधे आधे में डिवाइड करो, D/2 इधर और D/2 इधर, D/2 और D/2, ऐसे ऐसे कर लिया, हाफ हाफ में डिवाइड। उसके बाद क्या करिए, इसका नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को A, इसकी नेमिंग करो, और इसको B बोल दो, और यहाँ से यहाँ तक मेंशन कर दीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस जो है ये D है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या चीज़ है ये। उसके बाद सर हमारे स्कूल में मतलब शिवम सर हाँ। ने जैसे ऐसा पूरे को ना 2 भी मान लिया था और नीचे वाले को B भी लेट कर दिया, वो भी ठीक है, तो उससे ना कैलकुलेशन आसान हो गई। आसान हो गया, ठीक है। अब भी वैसे ही। अरे नहीं ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि हमने क्या करा कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट P ले लिया। अब इसमें क्या है कि S1 को P से कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पर,
इस पॉइंट को P बोल दिया, और इसी तरह से जो S2 है, S2 से भी आप ऐसे P को कनेक्ट कर दीजिए, ये दो हो गया, S1P और S2P। ठीक, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये जो स्लिट्स है ना, इन स्लिट्स से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं ले रहा हूँ कैपिटल D ले लिया, और फिर ये कहेंगे कि ये जो O वाला है पॉइंट, यहाँ से और P तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया स्मॉल x, इसको स्मॉल x ले लिया। तो अब हो क्या रहा है कि हमें ना यहाँ पर मैं ये इस तरीके से ऐसे लिखाऊंगा कि जैसे ये O है, तो यहाँ पर याद करिए कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी। तो ये ब्राइट फ्रिंज ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इसमें मैं इस तरीके से जो दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरे को सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर डार्क फ्रिंज। तो जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है वहाँ मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो एक इंटेंसिटी ये मैक्सिमम और एक इंटेंसिटी ये, तो इस मैक्सिमम इंटेंसिटी ये यहाँ पर क्या मिल रही है, मेरे को मैक्सिमम रोशनी मिल रही है, ब्राइटनेस मिल रही है ज़बरदस्त, और यहाँ पर भी मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल रही है। तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इधर रोशनी है, इधर रोशनी है और इधर रोशनी है, तो बीच में क्या है, बीच में तो अंधेरा है, ठीक है ना भाई। इधर एक ब्राइट पैच मिल रहा है और इधर एक ब्राइट पैच मिल रहा है, तो बीच में क्या मिल रहा है, डार्क पैच मिल रहा है, तभी तो वो ब्राइट दिखाई दे रहे हैं ना। कहीं पर भी मैं कहूँगा यहाँ पर ज़्यादा रोशनी है, कैसे कहूँगा भाई, बाजू में अंधेरा है, तभी तो कहूँगा कि ये ज़्यादा रोशनी है। तो वो कंपेरेटिव एनालिसिस होता है। तो इधर मेरे को एक ब्राइट पैच मिल रहा है, इधर ब्राइट पैच मिल रहा है, तो भाई बीच में तो अंधेरा है, तो वो जो विड्थ है वो किसकी है, वो डार्क फ्रिंज की विड्थ है, ठीक है। ऐसे ही इधर एक डार्क फ्रिंज है जहाँ पर ये एक्सेस पर टच कर रहा है, ये क्रेस्ट और ट्रफ बनाकर दिखाने की कोशिश करी, पर क्रेस्ट और ट्रफ नहीं है, एक्चुअली ब्राइटनेस और डार्कनेस है। तो ब्राइटनेस मतलब ऊपर उठा हुआ हम, और जो बिल्कुल इस एक्सेस से टच्ड है वो डार्कनेस है। तो आप ये देखिए, दो डार्कनेस के बीच का अगर मैं गैप देखूंगा तो वो क्या मिल जाएगा मेरे को, ब्राइट फ्रिंजेस। इधर अंधेरा कैसे पता, क्योंकि बीच में रोशनी है, इसलिए इस तरफ अंधेरा और इस तरफ अंधेरा है। तो दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो गैप आएगा वो मेरे को ब्राइट फ्रिंज की विड्थ दे देगा, समझ गए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इधर लिखेंगे, कंसिडर अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर O। उस तरफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। यहाँ नोट कीजिएगा, कंसिडर अ पॉइंट P on the screen, consider a point P on the screen at distance small x from the center O, at distance small x from the center O, at distance small x from the center O. तो path difference small p is equal to S2p minus S1p, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से दोनों का पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये जो S2p है और S1p है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। भाई इस वाले सोर्स से पाथ डिस्टेंस कितना है, इतना, इस वाले सोर्स से पाथ डिस्टेंस कितना है, इतना, S2p, तो S2p माइनस S1p करेंगे तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, तो S2p माइनस S1p हो गया। फिर हम कहेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल S2BP, फ्रॉम right angled triangle S2BP, तो S2B और P सीधी बात है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल S2BP एंड ट्राइंगल S1BP एंड ट्राइंगल S1BP। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के जो हाइपोटेन्यूज हैं उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का। तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, देखिए
S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। तो भाई S2P स्क्वायर क्या होगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या हो जाएगा PB स्क्वायर प्लस S2B स्क्वायर। तो S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किस केस में, इसमें S2P स्क्वायर, ठीक। फिर S1P की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो S1A स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, तो S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज का डिफरेंस ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वैल्यू डाल लीजिए सबकी। तो ये क्या हो गया S2B स्क्वायर, तो S2B क्या है, S2B मतलब S2 से B तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लिट में और ऑब्जर्वेशन स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D स्क्वायर। PB कितना है, PB मतलब P से लेकर B तक का लेंथ जो है वो कितना है, हमने कहा यहाँ सेंटर से और यहाँ तक P से यहाँ तक का लेंथ कितना है x, और ये बचा हुआ कितना है D/2, तो x प्लस D/2 लिखिएगा, x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस S1A स्क्वायर। तो S1A स्क्वायर कितना होगा, S1A स्क्वायर अगेन D, तो कैपिटल D स्क्वायर, कैपिटल D स्क्वायर। PA स्क्वायर कितना होगा, P से लेकर A तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है, और अगर इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो PA बच जाएगा बस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, इसमें से D/2 सब्ट्रैक्ट करें तो PA बच जाएगा, तो x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप ये करेंगे कि ये जो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर है, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नहीं समझे। नहीं रुको, S1BP का ट्रायंगल ही बन रहा है, तो फिर ट्रायंगल ही बन रहा है। S2BP का तो बन रहा है S1BP, S1AP AP ठीक है, भावनाओं को समझो, ये है ना S1AP, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जरा देखिएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो जाएगा S2P प्लस S1P A प्लस B इंटू A माइनस B S2P माइनस S1P, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करिए, ये एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, माइनस D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई, माइनस है बीच में। इसको एक्सपेंड करा, ये S2P स्क्वायर की वैल्यू ये है, ठीक है, S1P स्क्वायर की वैल्यू ये है, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से, ये कट गया, S2P प्लस S1P, S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी करो भाई एक्सपेंड, तो x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू एक्स इंटू D/2, ठीक है। फिर माइनस x स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू D/2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, XD प्लस XD क्या हो गया 2XD, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप S2P माइनस S1P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या आ गया 2XD अपॉन S2P प्लस S1P, ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक, समझ लो। अब नोट कीजिएगा, इन प्रैक्टिस, समझ गए सर हाँ जी। 2XD के बाद क्या कराएं नीचे, 2XD के बाद ये S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2XD आया था, S2P माइनस S1P को यहाँ छोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ आकर डिवाइड में चला गया, ठीक है। हम नोट करें इन प्रैक्टिस, ये जो ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है और ये काफ़ी नज़दीक होता है, तो आप यहाँ नोट करें, इन प्रैक्टिस द पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू O, ये जो पॉइंट P है ये O के बहुत नज़दीक है, पॉइंट P
लाइज वेरी क्लोज टू ओ, पॉइंट पी जो है वो ओ के काफ़ी नज़दीक होता है। अब जब पॉइंट पी ओ के काफ़ी नज़दीक होगा तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट, सोचो कि अगर ये पॉइंट पी आते 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 लगभग लगभग यहाँ आ गया तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग लगभग बराबर हो जाएगा और डी के बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी। तो हम ये कहेंगे S1P इज इक्विवेलेंट टू S2P इज इक्विवेलेंट टू D। तो ये D के बराबर हो गया। therefore path difference P is equal to S2P minus S1P। Path difference P is equal to S2P minus S1P is equal to 2XD upon कैपिटल D प्लस कैपिटल D। ठीक है, ठीक। एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर आपको लगेगी कॉन्ट्राडिक्टरी कि भाई जब S1P और S2P को दोनों को बिल्कुल इक्वल मानकर D के बराबर ले रहे हो, जब D के बराबर उसको ले रहे हो तो फिर D से D काट दो ना, यहाँ पर भी D और D लिखो, D माइनस D 0 हो जाना चाहिए। पर क्या है कि हमें वही पाथ डिफरेंस, जो पैचेस है ना, वो पैचेस बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं, तो मुझे वही पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो इसलिए उसको काटेंगे नहीं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे P इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, ये P है, शुरुआत में ही देख लिया था। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2XD अपॉन 2D, D से D 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया XD अपॉन कैपिटल D। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, चले नहीं तो आगे। P इज इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D, ये समझ गए? ठीक, बस ये पाथ डिफरेंस तक कैलकुलेट करके छोड़ दीजिए, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशंस हैं वो कल बता देता हूँ। ठीक है, थम जाएगा। रुक जाओ, रुक गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि मैंने 2D क्यों नहीं लिया। मतलब मैंने इसको टोटल को अगर मैं 2D ले लेता तो ये D और D हो जाता, वो हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है ना, यही एनसीईआरटी में यूज़ करी जाती है और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो उसकी विड्थ दे देगा। अब उस विड्थ को जनरली बच्चा जो है वो 2 डालना भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइपोल होता है, तो डाइपोल का भी दिमाग में एकदम से आता है दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a क्यों लेते हो, है ना। तो वहाँ पर बाई कन्वेंशन एनसीईआरटी में भी असल में भी उन्होंने 2a ले रखा है, तो इसलिए उसको हम 2a लेकर चलते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी के हिसाब से बनाएंगे पेपर में। और फिर अगर उसको हम a मानकर चलें तो एग्जाम में हम खुद ही अपने बनाए हुए फंडे में उलझ कर रह जाएंगे, तो गलती होने के चांसेस हैं। एक भी 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड में गड़बड़ हुआ सब गलत हो जाता है, इसलिए। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर मैं कल कराऊंगा। कल आपकी क्लास होगी रेगुलर टाइम पर शाम को